सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 21 जनवरी। और आज हम सभी 21 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। तो आज का पहला ही क्वेश्चन साथियों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2025-26, इसका जो खिताब है यह भी किसने जीता है। तो ये साथियों पहली बार जीता है विदर्भ ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। तो दरअसल दोस्तों, जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये पुरुष सीनियर टीम के लिए 50 ओवर का एक प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अभी 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक किया गया था। और जबकि साथियों इसका फाइनल कब खेला गया था, तो फाइनल इसका बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बेंगलुरु के अंदर खेला गया था। संस्करण हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, तो इस बार इसका 33वां एडिशन था और इसमें 38 टीमों ने हिस्सा लिया है। विजेता मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पहली बार जीता है विदर्भ ने। और इसमें उपविजेता कौन रहा है, हराया किसको था, तो सौराष्ट्र को। इसी के अंदर साथियों आपको 3% और याद रखने हैं। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है ये किससे मिला है, तो अमन मोकड़े को। ये विदर्भ के हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी कि 814 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, तो अंकुर पवार ने सौराष्ट्र के, जिन्होंने 25 विकेट लिए हैं। अब ये तो 2025-26 के विजेता की बात। हो सकता है आप लोगों से पिछले वाला भी पूछ ले, पिछले साल का। तो जो 2024-25 का जो विजेता है ये कर्नाटक रहा था। अब बात करते हैं हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। तो इसकी शुरुआत 2002 और 2003 के अंदर हुई थी। और ये भारत की प्रमुख लिस्ट एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसे बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के सभी 38 टीमों के बीच खेला जाता है। और इसका जो नाम है ये भारत के महान बल्लेबाज विजय हजारे के सम्मान पर रखा गया है। अब एक बार दोस्तों आप लोग आगे देखिए ये लिस्ट को। ये बीसीसीआई के प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है 2024-25 के विजेता। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग इस लिस्ट को देखिए पूरी तरीके से। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो रणजी ट्रॉफी है इसका भी खिताब किसने जीता था 2024-25 वाला, तो ये भी दोस्तों विदर्भ ने ही जीता था। और आया किसको था, तो केरल को। विजय हजारे ट्रॉफी पूछे 2024-25 वाली, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कर्नाटक ने जीता था। हराया किसको था, तो विदर्भ को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछे 2024-25 वाली, तो ये जीती थी दोस्तों मुंबई ने। हराया था मध्य प्रदेश को। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 वाली ये जीती है झारखंड ने इस बार। और आया किसको था, तो हरियाणा को। वुमेन प्रीमियर लीग वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये मुंबई इंडियन ने जीता था। और आया किसको था, तो दिल्ली कैपिटल को। वुमेन अंडर 90 वनडे ट्रॉफी की बात करें तो ये महाराष्ट्र ने जीती है और गुजरात को हराया था। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो सेंट्रल जोन ने जीती है और साउथ जोन को हराया था। और जबकि जो ईरानी कप है ये विदर्भ ने ही जीता था और हराया किसको था, तो रेस्ट ऑफ इंडिया को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका अवार्ड से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो पद्मा पानी पुरस्कार है 2026 ये किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा दोस्तों संगीतकार इलैया राजा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं हम लोग इलैया राजा के बारे में। तो पहले आप लोग इनको इमेज में देखिए इलैया राजा को। ये आपके सामने इमेज में इलैया राजा है। और अभी इनको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में पद्म पानी को स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाएगी। बात करते हैं अब इसी के साथ हम लोग 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। तो ये 28 जनवरी से लेकर भी 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। अजंता एलोरा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका जो सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अब ये दोस्तों अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग ये लिस्ट और देखिए।
हालांकि मैंने आपको ये दोस्तों ये लिस्ट कई बार रिवाइज कराई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारे अवार्ड। याद रखिए अभी विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है 2025 वाला किसे दिया है, तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। सिविली द ऑर्डर डैश आर्ट डैश लेटर अवार्ड ये किसे दिया गया, तो रवि डीसी को। वर्ष 2025 का टर्नर प्राइज बताया था मैंने आपको, ये नरेना कालू को मिला है। अभी किसे फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये दिया गया था तो एटना बोनमाटी को। और पुरुषों में किसे दिया गया था, तो उस्मान डेम्बेले को। IEEE ऐसे कॉर्पोरेट पुरस्कार 2025 जीतने वाला भी पहला भारतीय संगठन कौन सा बना था, तो ये दोस्तों C.DOT बना था। लैंगिक समावेशी शांति स्थापना में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसे मिला है, मेजर स्वाति शांति कुमार को। और अभी ये मैंने 2 दिन पहले बढ़ाया आपको कि माइक्रोराइजल रिसर्च के लिए जो टाइलर पुरस्कार है ये किसे दिया, तो डॉक्टर टॉबी कियर्स को। अब देखिए आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन भी आपका अवार्ड से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा हाल ही में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। नाम है साथ इनका चंदना सिन्हा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी जो रेलवे सुरक्षा बल है यानी कि RPF, इसकी इंस्पेक्टर जो चंदना सिन्हा है, इनको भी भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा ये अवार्ड इनको दिया क्या है, तो इन्होंने जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसी के तहत बच्चों को बाल श्रम और तस्करी से बचाया है। और इसी कारण क्या है कि इनको भी रेलवे पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार इनको दिया किसने, तो हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने। बात करते कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में, ये भी दोस्तों हाल फिलहाल में मैंने आपको पढ़ा है। याद करिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले अभी पहले ऐसे ही कौन बने थे, तो अनंत अंबानी बने थे। ये पेटा इंडिया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड ये डॉक्टर टेसी थॉमस को मिला था। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पूछे तो ये वर्षा देश पांडे को मिला है। आगे बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज के चौथे क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है जो फिंक नदी है, इसको भी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो फिंक नदी है इसका संबंध किस देश से है, तो इस नदी का संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो जाती फिंक नदी है ये 300 से 400 मिलियन पुरानी बताई जा रही है। और ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाकों से होकर बहती है। ये नदी साल के कुछ ही दिन बहती है और अक्सर जो सिम्पसन रेगिस्तान है इसकी रेत में ये गायब हो जाती है। बात करते हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा क्या चलती है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज। आगे देखिए आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, इस पे भी स्टार मार्क करिएगा। अभी बात की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन जो परियोजना है इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो इसका शुभारंभ दोस्तों अंडमान सागर के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे समझते हैं। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इन्होंने अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन जो परियोजना ये शुरू की है। इस परियोजना का साथ ही उद्देश्य क्या है, तो वैज्ञानिक तरीके से समुद्री मछलियों में और समुद्री शैवाल उगाने ताकि ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो नीली अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ावा मिले। मछली पालन को क्या कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे पीसी कल्चर। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये भारत की मरीन टेक्नोलॉजी और समाधान को विकसित करती है ताकि ओशन रिसर्च को सुरक्षित रखा जा सके। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो नवंबर 1993 के अंदर। और जबकि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। आगे देखिए आज का हम लोग छठवां क्वेश्चन। आज का छठवां क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा हाल ही में जो युगांडा देश है यहाँ के भी नए राष्ट्रपति कौन बने। हालांकि दोस्तों लगातार 7वीं बार बने युगांडा के राष्ट्रपति। नाम इनका युवेरी मुसेवेनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी युगांडा का जो नया राष्ट्रपति है
ये योवेरी मुसेवेनी को बनाया गया है और ये लगातार 7 बार इन्होंने जीत हासिल की है। बात करते हैं युगांडा के बारे में, तो पहले दोस्तों आप लोग मैप में लोकेशन देखिए युगांडा की। ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हाईलाइट पार्ट है ये आपको युगांडा देश है। युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। राजधानी पूछे यहाँ की, तो राजधानी दोस्तों यहाँ की कंपाला। मुद्रा के चलते तो युगांडा सिलिंग। और राष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूँ कि योवेरी मुसेवेनी है जो कि 7वीं में बने। यहाँ पर दोस्तों एक नदी याद रखिएगा जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। और एक क्वेश्चन और रिलेट करिए, अभी WHO ने पहली बार जो इबोला वैक्सीन है इसका ट्रायल किस देश में शुरू किया था, तो युगांडा के अंदर ही किया था ये। आगे देखिए आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, अभी स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला जो देश है ये बनने जा रहा है। तो भारत दोस्तों 2030 तक क्या है कि उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो उच्च मध्यम आय वाले देश हैं यहाँ पर भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है ये लगभग 4000 अमेरिकी डॉलर से अधिक होने जा रही है। और भारत विश्व बैंक के वर्गीकरण में चीन और जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं इनकी श्रेणी में आ जाएगा। एक बार हम लोग विश्व बैंक के वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो जो दोस्तों निम्न आय वाले देश हैं या प्रति व्यक्ति जो आय है ये 1135 डॉलर से कम होती है। निम्न मध्यम आय वाले देश की बात करें तो 1136 डॉलर से लेकर 4465 डॉलर तक प्रति व्यक्ति आय होती है। उच्च मध्यम आय वाले देश की 4466 डॉलर से लेकर 13845 डॉलर के बीच होती है, जिसमें अभी भारत आने जा रहा है 2030 तक। और उच्च आय वाले देश की बात करें तो यहाँ 13846 डॉलर से अधिक आय होती है प्रति व्यक्ति। बात करते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवास सेठी। स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1955 के अंदर। और ये भी पूछता है किस समिति की सिफारिश पर, तो एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। आगे देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन, इस पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली अधिकारी हैं ये भी कौन बनी है। नाम साथ इनका लेफ्टिनेंट KM सुधा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आप लोग इमेज में देखिए लेफ्टिनेंट KM सुधा को। ये आपके सामने लेफ्टिनेंट KM सुधा है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से हैं। ये भी एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये जो उपलब्धि है इन्हें एनुअल एनसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिली है और उन्हें बेस्ट फायर ऑफ द एकेडमी का खिताब मिला है। लेफ्टिनेंट KM सुधा की बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के असम राज्य से हैं और ये रॉयल गोल्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनसीसी के बारे में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान उसका डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है वीरेंद्र भट्ट। आगे देखिए आज का आप लोग अब 9वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपको जो 9वां क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। बात के भी किस बॉक्सर को एशियन जो बॉक्सर काउंसिल है इसका अभी मेंबर नियुक्त किया गया है। ये बना साथी विजेंद्र सिंह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले इमेज में देखिए विजेंद्र सिंह को। ये आपके सामने विजेंद्र सिंह है जो कि भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। इनको भी एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया। विजेंद्र भारत के पहले ओलंपिक बॉक्सर मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम में भी दोस्तों इन्होंने 3 बार पदक जीते हैं। एक तो 2006 के अंदर, दूसरी बार जीता था इन्होंने 2010 में और लास्ट टाइम 2014 में जीता था। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2009 के अंदर। और जबकि पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, 2010 के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के बारे में जिसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। एशियन जो बॉक्सिंग काउंसिल है ये एशियन रीजन में बॉक्सिंग
गवर्नेंस, रूल्स और डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करता है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग जो काउंसिल है इसके अंतर्गत काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फेयर कंपटीशन, एथलीट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है अभी चर्चा में रहा जो कोकराबोर दिवस है, जो कि त्रिपुरा राज्य का भाषा दिवस है, आपको ये बताना है कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दिवस तो हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं कोकराबोर दिवस के बारे में। तो अभी 19 जनवरी 2026 को इस बार त्रिपुरा ने 46वां कोकराबोर डे मनाया है। और 19 जनवरी 1979 को क्या है कि जो कोकराबोर है इसको त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। और कोकरापुर त्रिपुरा की प्रमुख ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें तो कोक का अर्थ क्या है? तो कोक का मतलब है भाषा और बोरो का मतलब है लोग। ये तिब्बतीय बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। और त्रिपुरा की जो त्रिपुरा मोथा है पार्टी ये लंबे समय से मांग कर रही है कि कोकरापुर भाषा के लिए रोमन लिपि ऑफिशियल रिकॉग्नाइज दी जाए। बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनिक शाह। और गवर्नर कौन है? तो एन इंद्रसेन रेड्डी, ये वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। आगे देखिए आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन। आज के 11वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क करिए, अवार्ड से रिलेटेड है। आप लोगों से पूछा जो सी डॉट है इसको भी स्कॉच अवार्ड 2025 किस नवाचार के लिए मिला है? ये मिला तो सेल्फ ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे समझते हैं। तो अभी जो सी डॉट है यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसको भी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ये सम्मान 104वीं स्कॉच जो समिट है इसी के दौरान प्रदान किया गया। और जिसका विषय क्या था? तो रिसोर्सिंग विकसित भारत। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो भारत सरकार में निजी क्षेत्र और अभिनव परियोजना को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि बेहतरीन नवाचार, सुशासन और विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सी डॉट के बारे में। तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अधीन एक टेलीकॉम अनुसंधान में विकास केंद्र है। और इसका काम क्या है? तो दूरसंचार तकनीक का शोध करना और भारत के लिए नवीन समाधान तैयार करना है। आगे देखिए आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन। आज के 12वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इंडेक्स पहली बार जारी हुई है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स है 2026, ये भी पहली बार जारी हुई है। और इसमें भारत को जो है ये भी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस बार इसमें भारत को मिला है 16वां स्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के बारे में, जो कि दोस्तों नई नवीली वैश्विक सूचकांक प्रणाली है जो देशों को उनकी जिम्मेदारी के आधार पर रैंक करती है, न केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति के आधार पर। इसमें दोस्तों कुल 58 संकेत और 3 मुख्य स्तंभ पर आता रहता है। एक तो इसमें इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी और तीसरी पैसिफिक जिम्मेदारी। भारत को रिस्पॉन्सिबल जो नेशनल इंडेक्स है 2026, इसमें कुल 154 देशों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत का कुल स्कोर कितना रहा है? तो 0.55, 15-13। अब बात करते हुए टॉप 3 कंट्री के बारे में। तो पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अब ये सातों इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2025-26 के अंदर मैंने आपको जितने भी इंडेक्सेस पढ़ाई है, हालांकि ये इंडेक्सेस मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज करिए। जैसे कि जो वैश्विक डिजिटल नोबेल रिपोर्ट है 2025, इसमें भी भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 38वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से पूछे 2025 वाली, तो इसमें भी भारत को 38वां स्थान मिला था। जबकि टॉप कंट्री कौन सा रहा था? तो स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का 42वें स्थान पर, टॉप इसमें न्यूजीलैंड था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की बात करें यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग,
रैंकिंग, इसमें भारत 41वें स्थान पर था। टॉप पर कौन था? स्विट्जरलैंड। न्यूम्बियाओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का सबसे जो सुरक्षित शहर है यह भी मैंगलोर रहा था, कर्नाटक का। जबकि वैश्विक रैंक की बात करें इसकी विश्व की तो 49वें था। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात करें, इसमें भारत 131वें स्थान पर और टॉप पर आइसलैंड था। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, इसमें भारत 115वें स्थान पर, टॉप पर इसमें भी आइसलैंड था। सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात करें तो इसमें भारत 99वें स्थान पर, टॉप पर कौन सा देश था? तो फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें, इसमें भारत 71वें स्थान पर, टॉप पर स्वीडन था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, इसमें भारत 10वें स्थान पर, टॉप पर था डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग पूछी आप लोगों से, इसमें भारत 118वें स्थान पर, टॉप पर इसमें फिनलैंड था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में, इसमें भारत 14वें स्थान पर था, टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, इसमें भारत 191वें स्थान पर है, टॉप पर नॉर्वे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत 96वें स्थान पर, टॉप पर डेनमार्क था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें, इसमें भारत 102वें स्थान पर और भी जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए अपना प्यारा भारत, यह भी याद रखिएगा। अब ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी क्रॉनिकल किडनी डिसीज की रजिस्ट्री शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये कौन सा बनेगा? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।